दैट इज प्रोबेबिलिटी। आई थिंक कुछ लोगों के एग्जाम में भी आ रहा था, और लास्ट क्लास में कई लोग नहीं आए थे, तो मैंने उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कराया था जो सिलेबस से हट गया है, बट वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएगा, तो देख लेना एक बार। मैंने बेसिक बेसिक बता दिया है, सो दैट यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही जीरो हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। चलो, सो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और जो इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, कैलकुलेशन जिसमें ज़्यादा थी, वो हटा ही दिया गया है, और वो मेंस वगैरह में भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बट बहुत ज़्यादा उसका पोर्शन नहीं आता है जो हटाया गया है, तो दैट इज गुड एंड गुड फॉर अस। प्रोबेबिलिटी चैप्टर तुम बहुत पहले से पढ़ रहे हो, क्लास 7 से पढ़ रहे हो, 7th 8th 9th 10th 11th हर साल पढ़ा है, 12th में भी पढ़ ही रहे हो, तो इस बार थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें नहीं होंगी, ऑल्दो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। एक ही जो हमारा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें याद करते हैं। तो लेट्स कॉल अ वेरी सिंपल इवेंट, जहां पर हम कॉइन को टॉस करते हैं। आई होप कि सबको याद होगा कि अगर हमने 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, तो हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, याद है किसी को? कितने आउटकम्स होते हैं? कितने आउटकम्स होते हैं वैसे? 8 आउटकम्स। अगर हम 3 डाई रोल करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे? If we roll 3 dice, 6 into 6. very good. 216. 6 into 6 into 6, that is 216. तो बेसिकली ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले फंडे से हो गया ना, कि पहले में कितने ऑप्शन है, दूसरे में कितने और तीसरा में कितने, सबका प्रोडक्ट हो गया, दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और उसी को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये टर्म से याद है सबको? इवेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, और रखा है सब। तो यहाँ मैं एक इवेंट रिवाइज करा रहा हूँ तुम लोगों को, एक एक्सपेरिमेंट रिवाइज करा रहा हूँ, जहां पर हम 3 कॉइन को टॉस करते थे, तो ये सारे आउटकम्स पॉसिबल थे। तो दिस इज आवर सैंपल स्पेस। तो याद आया? देन देयर वर डिफरेंट क्वेश्चंस कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि देयर विल बी 1 हेड, what is the probability of getting 2 heads, what is the probability of getting at least 1 tail, at least 2 tails, at most 2 heads। बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स बन जाते थे, ठीक है। तो मान लो मैं एक इवेंट डिफाइन कर देता हूँ E, दैट इज गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फोर बाई एट हो जाएगी। एटलीस्ट हमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा चलेंगे, तो 2 हेड्स के 3 केसेस और 2 से ज्यादा हेड का एक केस। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, सो दैट इज 4/8, और हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती थी 1/2, ठीक है। सबको याद आ गई ये सब चीजें? यस सर। ठीक है। अभी हमें जो पढ़ना है क्लास 12 में नया, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो नाम से क्लियर है, कुछ कंडीशन के साथ। तो देखो, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे जो क्लास 12 में है, एक दो अभी आगे बेस थ्योरम भी आएगी, तो ये सारे करने में आसान है, ठीक है। बस उसको लिखना कैसे, इसका हमें ध्यान रखना है। थोड़े फॉर्मूले हैं, सिंबल हैं, उसको लिखना कैसे है वो थोड़ा याद करना पड़ेगा। करने में तुम लोगों को इश्यू नहीं होगा, करेंगे हम उसको वैसे ही जैसे हमें यूजुअली आता है प्रोबेबिलिटी का काम करना, ठीक है। तो देखो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में वो एक कंडीशन बता देगा। कंडीशन क्या बता देगा? वो कोई और इवेंट बता देगा और कहेगा कि इस इवेंट के होने के बाद इस दूसरे इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो कह देगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं एफ एक इवेंट और बता देता हूँ, जहां पर है कि इन सेकेंड आई टेल अपीयर्स। ये हमारा इवेंट एफ हो गया, सेकेंड डाई टेल, डाई का बोल रहा हूँ मैं, कॉइन टेल अपीयर्स। ना अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड, एफ हो चुका है, ना बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ई हुआ होगा। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ना अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि एफ हो रहा है,
या f का होना फॉर श्योर है, तो क्या हमारा सैंपल स्पेस ये सारे हो गए या कुछ चेंज हुआ सैंपल स्पेस? चेंज जिनमें होगा। चेंज होगा। चेंज होगा क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं ये तो हो ही चुका है, सेकंड क्वाइन में टेल अपीयर हो रहा है, तो हमारा सैंपल स्पेस में सारे आउटकम नहीं रह गए। अब ये सिर्फ किन आउटकम्स की बात कर रहा है? जहां पर सेकंड में टेल आ रहा है, टेल। तो दैट मीन्स वो इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारा सैंपल स्पेस छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा यूजुअली। तो हमें कह रहा है कि यार सेकंड में टेल आ रहा है, ये श्योर है, तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या? 4 हो गए, 4 ही तो ऑप्शन है। और हमारे Yes. फेवरेबल आउटकम क्या हो गए? 1। 1। एटलीस्ट 2 हेड हमारा फेवरेबल था, जिसमें 2 हेड इस वाले में आ रहे हैं और तो किसी में आ नहीं रहे हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1/4। अभी देखो ये समझने में किसी को आई होप कोई इशू नहीं हुआ होगा, नॉर्मल सी प्रोबेबिलिटी वाली बात थी। अब बात आती है इसको लिखना कैसे है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लिखते कैसे हैं? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ई के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो उसको लिखते हैं ऐसे हैं, पी ई बाई एफ, इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि f has happened, now we need to find the probability that e is happening, या e के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब f ऑलरेडी हो चुका है या f के साथ में। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, अच्छा f ऑलरेडी हो चुका है और हमें चाहिए कि e हो जाए, तो आर वी लुकिंग फॉर द आउटकम्स जिसमें e और f दोनों हो गए हो? हमारे Yes, वही तो yes. फेवरेबल आउटकम हो गए, e तो हमें चाहिए Yes. फेवरेबल के लिए और f तो हो ही रखा है, तो हमारे लिए जो फेवरेबल होगा क्या वो e इंटरसेक्शन f होगा, दोनों में जो कॉमन है? यस। ये वही तो है, इसमें देखो सेंटर में सेकंड में टेल भी आ रहा है और 2 हेड आ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन ही तो हो गया। तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन e इंटरसेक्शन f, एग्रीड। और हमारे लिए सैंपल स्पेस क्या है? क्या सैंपल स्पेस में सारे थे या सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन f थे? f तो हो ही चुका था, Yes. यही था हमारा, ठीक है। अगर हम दोनों को टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देंगे तो क्या इसको ये भी लिख सकते हैं, पी ई इंटरसेक्शन f अपॉन पी एफ, समझ गया ना? दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम इन सैंपल स्पेस, तो क्या ये सिर्फ पी ई इंटरसेक्शन f बन गया? अपॉन में टोटल ही तो कर दिया है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा कि पी ई बाई एफ कैसे डिफाइन होगा, दैट वुड बी पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला लिख देना, लेकिन हमें यूजुअली वर्किंग मेथड पता है कि हम सैंपल स्पेस में क्या लेंगे, जिसमें एफ हो रहा होगा, जो इवेंट हो चुका है वो नीचे आ गया टोटल में, और जो हमारा फेवरेबल है वो हम देख लेंगे कि नीचे के होने के साथ साथ जो फेवरेबल आ रहा हो दैट वुड बी अवर इंटरसेक्शन एफ, दैट विल कम इन अवर फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है? Yes, sir. तो दिस इज वन टॉपिक, दो ही टॉपिक है, एक टॉपिक तो सिर्फ इससे रिलेटेड ही है। Let's do some questions based on it. लिख लिया सबने ये? Yes, sir. चलो क्वेश्चन लिखो। Yes, sir. 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. Find the conditional probability. Find the conditional probability of obtaining one of obtaining at least one tail, of obtaining at least one tail, given that head occur on one of the coin, given that head occur on one of the coin.
करो सब लोग। Sir, 6/7. 6/7 दीक्षक आ रहा है। आई डोंट हैव द Yes. Sir, ओके 6. सेम सैंपल स्पेस ओरिजिनल तो सेम है, 8 केसेस आ गए हैं। हमें क्या करना है कि हमारे लिए सैंपल स्पेस अभी क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया कि गिवन दैट कि किसी एक कॉइन में हेड आ रहा हो, मतलब वो एटलीस्ट होगा उसका मतलब कि इन वन ऑफ द कॉइन हेड इज अकरिंग। तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम 7 हो गए। अब सिर्फ सैंपल स्पेस में वो नहीं रहेगा जिसमें तीनों में टेल आ रहा होगा। वी आर लुकिंग फॉर दोज आउटकम्स जहां पर किसी एक में हेड आ रहा हो। तो सब में किसी एक में हेड आ रहा है अगर हम आउटकम्स देखेंगे, एक्सेप्ट इस वाले में जहां पर तीनों टेल आ रहे हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस में 7 आइटम्स आ गए। ठीक है, Yes, sir. ना हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कौन से हैं? एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल वाले कौन से हो गए? तो एटलीस्ट वन टेल में 1 सारे हो गए बेसिकली एक्सेप्ट ये वाला। तो 6 हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम और 7 हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सिंपल है, कर लोगे। Yes, अब देखो sir. इसमें क्वेश्चंस सेट पे बेस्ड भी आ जाते हैं क्योंकि यहाँ सेट वाली थ्योरी लग रही है, इंटरसेक्शन और यूनियन ये सब। तो सेट पे बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, दे आर वेरी इजी टू डू। अभी एनसीईआरटी करोगे तो उसमें मिलेंगे ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कि अगर कह दिया जाए कि बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, और कंडीशनल है कोई इवेंट, उसको हम बोल देते हैं एच बोल देते हैं मान लो। तो ये क्या होगा? तो जैसा हमारा नॉर्मल रूल लगता था, पी ई यूनियन एफ का फॉर्मूला याद है? पी ई प्लस Sir, P plus PF minus P into F. माइनस में। तो वही काम कंडीशनल में भी हो जाएगा। ये हो जाएगा पी ई बाई एच प्लस पी एफ बाई एच माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई एच। तो कुछ भी नया नहीं है, बस वही ई यूनियन एफ को खोल दिया गया एज पर द फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली अगर जब पी ई कॉम्प्लीमेंट बाई एफ, सेम रूल, ई कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस पी लिख देते थे, तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई बाई एफ। सिंपल। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट बोलता है इसमें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कुछ नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी आता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि यार एक डेक ऑफ कार्ड्स है, हमने 2 कार्ड चूज किए हैं वन बाय वन, पहले पहला और फिर दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी अ किंग? तो क्या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कि दोनों किंग होंगे। पहला कार्ड निकालेंगे किंग होंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/13. पूरा बोल दो बिना सॉल्व किए, सो दैट समझ में आए। 4/52 होगा, 4 by 4 किंग्स 52. है Yes, sir. आउट ऑफ 52। अच्छा एक कार्ड निकल चुका है, हम दूसरा कार्ड निकालना है। हम कहना तो क्या प्रोबेबिलिटी कि फिर से किंग आ जाए? 3/51. 3/51. 51। देखो ये बात सबको आती है, लेकिन अभी 12th में कह देंगे कि हमने नया सिखाया। नया इसमें कुछ नहीं है। अब इसको लिखना कैसे है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोडक्ट रूल हो गया। प्रोडक्ट रूल कैसे हो गया? कह देंगे यार ई एक इवेंट है, चूजिंग किंग इन फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, ऐसे एक एफ इवेंट डिफाइन कर दिया, चूजिंग किंग इन सेकेंड ड्रॉ। अभी बताओ हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्या हमसे ये पूछा जा रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ, कि ई भी हो जाए और एफ भी हो जाए, ये पूछा जा रहा है। तो हमने अभी कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? पी ई Yes. बाई एफ क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। यहां से पी ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला क्या बन गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये हो गया पी एफ इंटू
पी ई बाई एफ। अब देखो ये पूरी कहानी है, कुछ नहीं है, जो हमें ऑलरेडी आता था, 2 कार्ड्स वाला ही खेल है। ये क्या लिखा हुआ है कि पहला कार्ड किंग निकल आए पी एफ, फिर क्या बोल रहा है कि एफ हो चुका है, पहला कार्ड एफ निकल चुका है। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके बाद ई हो जाएगा। सबको पता है, ठीक है, ये कार्ड निकल चुका है, 53 कार्ड 51 कार्ड बचे हैं, 3 किंग बचे हैं। समझ गए? तो इस पूरे चैप्टर में मेन गेम होगा तुम्हारा लैंग्वेज या फॉर्मूले लिखना। आता सबको होगा, आंसर सब लोग निकाल लोगे, लिखने की प्रैक्टिस बस करना कि कैसे लिखेंगे। तो देखो मैंने जैसे लिख के दिखाया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई, पहले ई हो जाए, देन पी एफ, गिवन दैट कि ई ऑलरेडी हो चुका है। समझ गए? है उसकी वैल्यू वही, पी ई हो गया 4/52, और ये क्या हो गया कि ई हो चुका है, मतलब एक कार्ड निकल चुका है, 51 बचे, और हमारे पास फेवरेबल अभी 3 किंग बचे। ठीक है, तो ये सब लोग तुरंत लिख सकते थे, लेकिन हमें ये लिखना है। ठीक है, यस सर। सबको आ रहा है, ये समझ में आ रहा है अच्छे से कुछ तुम्हें? नया चैप्टर है, अच्छे से साथ में कर लेना। यस सर। ठीक है, चलो नोट कर लिया? चलो बता देना जब हो जाए तो। लिख लिया? Yes, यस sir. सर। चलो क्वेश्चन लिखो। An urn contains 5 black balls and 3 red balls. An urn contains 5 black balls and 3 red balls. 2 balls are drawn from the urn. 2 balls are drawn from the urn without replacement. 2 balls are drawn from the urn without replacement. Find the probability. Find the probability that, पहला पार्ट लिखो, the second ball drawn is red. The second ball drawn is red if the first ball drawn is red. Find the probability that second ball drawn is red if the first ball drawn is red. Second part लिखो, the second ball drawn is black. The second ball drawn is black if the first ball drawn is red. If the first ball drawn is red. ठीक है, करो दोनों पार्ट। तुम लोग एग्जाम में आ रहा है ना अक्षर प्रियांशु? यस सर। कब है यस एग्जाम? सर 28 को है। ठीक है, आई गेस तब तक सब हो ही जाएगा।
दो ही चीजें देखो, मेनली बेस थ्योरम है और ये कंडीशनल है। कंडीशनल आज हो ही गई है, बेस थ्योरम अगली क्लास में हो जाएगी। इतने सारे लोगों के कैमरे में प्रॉब्लम है, वो दिव्यांश ने आया तो उसको भी तुम लोगों ने सिखा दिया, सारे लड़कों ने मिलकर। आदित्य राय, समझ में आ रहा है? ये नया चैप्टर है। यस सर। ओके, लिखने की प्रैक्टिस करना। आई थिंक आंसर निकालना इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है दिव्यांश। ओके, लेट्स सी। मेरा 6/56 और 12/56 आ रहा। कितने कितने रेड और ब्लैक बॉल थे एक बार बता देना मुझे। सर 5 ब्लैक थी, 3 रेड। ठीक है, देखो लिखना मैं फिर से बता रहा हूँ। तो सेकंड वाला फिक्स है ना कि रेड, नहीं फर्स्ट वाला फिक्स है कि रेड आ रही है ना। Yes, तो मैं sir. फर्स्ट वाले को एफ ले लेता हूँ कि वो लैंग्वेज में ज्यादा समझ में आती है। कि एफ हमने इवेंट मान लिया है कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, और ए और बी ले लेते हैं। ए ले लिया है कि सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, और बी ले लिया है कि सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। पहले पार्ट में कौन सा ए वाला इवेंट है, बी वाला है? सेकंड बॉल को क्या पूछा गया है? सर ए रेड। रेड पूछा गया है। तो हम लिखेंगे कैसे कि पी ए बाई एफ कि सेकंड बॉल रेड आए गिवन दैट फर्स्ट बॉल रेड आई है। ठीक है, सर फॉर्मूला लिख देना, आता में है बहुत अच्छे से, तो ये हो जाएगा। इनफैक्ट इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले से, कि फर्स्ट बॉल रेड आई और सेकंड बॉल रेड आई, तो वी आर लुकिंग फॉर पी ए इंटरसेक्शन एफ। ये तो देख रहे हैं, दैट कैन बी फाउंड एज पी एफ की फर्स्ट बॉल रेड आ गई है, एंड फर्स्ट बॉल के रेड आने के बाद सेकंड बॉल फिर से रेड आई है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो लिखना सीखो। तो पी एफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, और फिर पहली बॉल रेड आ चुकी है, फिर से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो अभी रेड 2 बची हुई है आउट ऑफ 7, so that would be 6/56। कैंसिल लास्ट में कर देंगे, मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेकंड पार्ट में पूछा गया है पी बी इंटरसेक्शन एफ कि पहली रेड आ गई है तो हो जाएगा पी एफ एंड देन पी बी बाई एफ। पहली रेड आ गई और पहली रेड आने के बाद दूसरी ब्लैक आए, तो पी एफ तो 3/8 था, पी बी बाई एफ क्या हो जाएगा, सेकेंड बॉल ब्लैक आए जो कि 5 है आउट ऑफ 7, सो दैट वुड बी 15/56। सही था? यस सर। ठीक है, यस सर। लिख पा रहे हो सब लोग? लैंग्वेज लिख पा रहे हो? Sir, answers आ गए थे sir. आंसर आ जाएगा, आंसर में इशू नहीं है, लैंग्वेज में
साथ में सर हमेशा मतलब सारे केसेस एक साथ लिख लेना हमेशा, कि जितने भी केसेस दे रखे हैं कि एक बार बैक आ रही है, जैसा अभी आपने तो लिखा। दो ही केस तो होंगे, दो यूजुअली दो ही हुआ कि यार इसके ये पहले में आया, दूसरे में, दूसरे तीसरे तक नहीं पहुंचता है, तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना होगा, जितना मैंने लिखा उतना ही लिखना होगा। ठीक है, और ये तो दो पार्ट है, अगर एक ही पार्ट हो तो एक ही तो लिखना पड़ता है, फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कॉम्पिटिशन में भी आता है, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लास 11th में तुम लोगों ने ये सुना होगा, हमने किया भी था अगर याद हो, इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कुछ याद है क्या डिफरेंस है दोनों में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, क्या 5 होता है ए इंटरसेक्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ओके। और इंडिपेंडेंट में दोनों का मतलब समझो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये वर्ड का अगर तुम्हें मीनिंग पता होगा तो समझ में आ रहा होगा। कई बार होती थी कि एक्सक्लूसिवली ऑन हॉटस्टार, ये और कहीं नहीं है, एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आपस में एक्सक्लूसिव है, मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं होगा। दैट मीन्स वो दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। तो अगर ए और बी दो इवेंट हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, so we can say P A intersection B will be equal to 0, दोनों एक साथ नहीं हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि एक के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के होने पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि पी सॉरी ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम कहेंगे यार जो ई की प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी सेम एज पी ई बाई एफ, कि ए की प्रोबेबिलिटी एफ के होने से डिस्टर्ब नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ के मतलब सब लोग, कि इन yes. happening of one event is not affecting happening of the other event, and that's why this is known as independent event। और जो मैंने लिखी है एक्सप्रेशन, उसका मतलब समझो कि PE इज इक्वल टू PE बाई एफ, कि F हो गया हो तो E के होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर नॉर्मली E के होने की प्रोबेबिलिटी इट इज सेम। ठीक है, अभिलाष शाह के नाम से कौन है? सर वो मेरा गलती से हो गया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। चलो, तो अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पी ई बाई एफ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और यहां से क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। So this is the condition for two events to be independent। अगर दो event independent है so we'll apply this formula, we will use this formula कि probability of A intersection F will be equal to PE into PF। ठीक है, चलो let's do a question based on it। It is given that A and B are two independent events, A and B are two independent events, PA is equal to 1 by 4, PA by B is equal to 1 by 2, PB by A is equal to 2 by 3, find PB। ये गिवन है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, और ये कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट PB। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। लिख लिया। चलो
करो इसको सब लोग। एक और, I think there is something wrong in the question. हाँ सर ये 1 से बड़ा आ रहा है सर। हाँ नहीं, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए बाई बी एंड पी ए मस्ट बी सेम, should not be different. अगर इंडिपेंडेंट नहीं दिया होता तो इन दैट केस पी ए बाई बी पता है और पी बी नहीं, पी बी बाई ए पता है, तो उससे इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट वर्ड हटा लो, उसके बाद करो। अच्छा 2 इवेंट्स देख लो बस, आई गेस तब आ जाना चाहिए। तब भी 1 से बड़ा आ रहा होगा, कुछ मैंने गलत नोट कर लिया है, सो यू कैन लीव द क्वेश्चन फॉर नाउ। बट यहाँ तो मैं प्रोसेस समझा देता हूँ कि क्या करना था इस क्वेश्चन में। जैसे पी बी बाई ए दिया है तो यहाँ से क्या हमें ये मिल जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए लिखा हो या इंटरसेक्शन बी लिखा हो, एक ही बात है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 2/3। पी ए ऑलरेडी गिवन है, तो क्या यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी? यस सर। ठीक है, और फिर इस वाले इंफॉर्मेशन को यूज करो, तो पी ए बाई बी है 1/2 विच विल बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी पता चल चुका था हमें, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए प्रोसेस? यस सर। ठीक है, कर लोगे? कुछ नंबर्स मैंने गलत लिख दिए, दैट्स व्हाई ठीक नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट लिखो, probability of solving a problem by A and B, probability of solving a problem by A and B are 1/2 and 1/3, 1/2 and 1/3 if both try to solve the problem, if both try to solve the problem independently, find the probability that, पहला पार्ट problem is solved, दूसरा पार्ट exactly one of them solve the problem, exactly one of them solve the problem। करो।
चलो मैं कुछ कुछ इवेंट्स लिख देता हूँ। ए हमने इवेंट मान लिया है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय कौन है, ए है, ए और बी है ना, कौन है, हाँ, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए, और जो बी इवेंट है वो हम मान लेते हैं कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी। नाउ बताओ हमें क्या ढूंढना है, पी ऑफ क्या निकालना है। सबसे पहले तो यही सोच कर दिखा दो कि हमें क्या निकालना है, पी ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, क्या निकालना है? सर यूनियन फर्स्ट। यूनियन, वेरी गुड भाई, कोई भी सॉल्व कर दे। यूनियन का मतलब और ये तो होता है कि ए सॉल्व कर दे या बी सॉल्व कर दे, हमारे लिए दोनों चलेंगे। ये किसके इक्वल होगा, क्लास 11 में पढ़ा है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। अभी देखो हमें पी ए पता है, दैट इज 1/2, पी बी पता है, दैट इज 1/3। यहाँ फंस गए, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सर वो इंडिपेंडेंट इवेंट वाला फॉर्मूला। बिल्कुल सही बोल भाई, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या हम इसको पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं? Yes, sir. कुछ बोल दो, सब कुछ सही रहो, फिर गलत कैसे कर दिया? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 माइनस 1/6, तो आंसर हो जाएगा 4/6 विच इज 2/3। सबको बात पकड़ में आ गई? सर सेकंड पार्ट कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे, कोई लिख के बता सकता है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब या तो ए कर दे और बी ना कर पाए, या फिर बी कर दे और ए ना कर पाए। क्या हम उसको ऐसा लिख, बोलो। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब वेरी नाइस, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कि ए कर दे एंड बी ना कर पाए, या फिर और होता है तो प्लस लगता है, ए ना कर पाए और बी कर दे। क्या हम ये निकालना है? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी मतलब सारे ही कॉम्बिनेशन इनके इंडिपेंडेंट होते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी। हम क्यों लिख पाए, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बस अब तो वैल्यूज ही रखनी है, पी ए 1/2 है, पी बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 जो कि 2/3 हो जाएगा। पी ए कॉम्प्लीमेंट 1/2 ही हो जाएगा, 1 - 1/2, और पी बी है 1/3। 1/3। तो एग्जैक्टली कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 प्लस 1/6, दैट वुड बी 1/2। लग गया आइडिया सबको अब? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अच्छा एक मिनट, सोल्यूशन लिख लो फिर बता देना, आराम से लिखो सब। चलो नेक्स्ट लिखो। If A and B are two independent events, if A and B are two independent events such that PA is equal to 0.6, PA complement
intersection B complement is 0.2, find PB। सारी वैल्यूज मैंने सामने लिख दी हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हो गया, एक लाइन में हो जाएगा तुरंत ही। सर 2/3। आंसर तो नहीं आया था मुझे, और किसी का आया आंसर? क्या होना चाहिए? पी ए इंटरसेक्शन पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? PA complement into PB complement। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट सब तो पता है। यहाँ पर ये 0.2 है, ये पी ए कॉम्प्लीमेंट 0.4 हो जाएगा क्योंकि पी ए 0.6 है। यहाँ से क्या पी बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इंटू में, तो पी बी कॉम्प्लीमेंट क्या 1/2 हो गया। अगर पी बी कॉम्प्लीमेंट 1/2 है तो पी बी क्या हो जाएगा? 2 क्या बोल रहे हो कुछ? वो भी 1/2 1 - 1/2। ठीक है, सिंपल है, कर लोगे ये? यस सर। ठीक है, तो आई नीड टू लीव लिटिल बिट अर्ली टुडे, तभी मैंने क्लास का टाइम चेंज किया था। ये टॉपिक वैसे भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट बेस जो है ना, दैट इज अ बिग टॉपिक, तो आई विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। होमवर्क में 13.1 एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे। देयर आर 15 क्वेश्चन, फिर 2 ऑब्जेक्टिव हैं। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस जो हमने आज पढ़ा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड देन प्रोडक्ट रूल। ठीक है, 13.1 कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेंगे। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कभी भी। ठीक है, चलो गाइस, Thank गुड you, बाय, sir. हैव अ गुड डे, बाय बाय ऑल। Thank you. Thank you, sir.